मेरा नाम डॉक्टर तहार है, मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। हम आज थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि बाल जब किसी आदमी के गिर रहे होते हैं तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए, यानी कि जब बाल कम हो रहे हो, कमज़ोर हो रहे हो, तो उसका इलाज क्या है। और दूसरा ये इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि जब बाल गिर जाएं या कुछ गिर गए हैं और अभी कुछ गिर रहे हैं तो उसका क्या इलाज मुमकिन है या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब बाल गिर रहे होते हैं, वीक हो रहे होते हैं, कमज़ोर हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब है बालों की ग्रोथ सही नहीं हो रही, उनको न्यूट्रिशन सही नहीं दे रही, उनकी ब्लड सप्लाई पूरी नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे कॉमन जो यूज़ करते हैं वो हम पीआरपी थेरेपी करते हैं, इनके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें उस बंदे का अपना ही खून लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसको प्रोसेस करके बना के उसी बंदे में ही उसके बालों के स्कैल्प के एरिया में जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट किया जाता है, अंदर लगाया जाता है। इसको हम पीआरपी थेरेपी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल और सेफ और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले कि इसमें ब्लड लिया जाता है, आमतौर पे 10 सीसी से लेके 30 सीसी तक, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया कितना है जहाँ पे हमने उसको इंजेक्ट करना है या यूज़ करना है, या जितने उसकी वीकनेस बालों की कितने की एरिया में है। ब्लड लेके उसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में से गुजार के सेंट्रीफ्यूज करके और उसमें से फिर जो बफी कोट होता है, 3 लेयर बनती है, एक बफी कोट होता है, एक सीरम होता है, एक ब्लड होता है। जो बफी कोट होता है उसमें प्लेटलेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, हम वो यूज़ करते हैं पेशेंट्स के लिए। वो वहाँ से निकाल के फिर उसको हम एक्टिवेट करते हैं, उसके साथ हम कैल्शियम मिक्स करते हैं ताकि जो प्लेटलेट हैं उसके अंदर एक्टिवेशन होगी तो उसके अंदर से जो ग्रेन्यूल्स हैं और जो फैक्टर्स हैं वो निकलेंगे और फिर वही इफेक्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद हम जो जिस एरिया में लगाना हो तो उस एरिया को हम नम करते हैं, उस एरिया को हम यानी कि एनेस्थेटाइज करते हैं लोकल एनेस्थीसिया से, या फिर नमिंग क्रीम से भी किया जा सकता है। और पीआरपी करने के लिए हमें जो सिरिंजें चाहिए होती है वो बहुत नैनो नीडल वाली सिरिंज है, या कम से कम 30-28 गेज की नीडल चाहिए ताकि पेशेंट को, जो क्लाइंट है हमारा, उसको पेन कम से कम और बहुत कंफर्टेबल हो। फिर उसके बाद एरिया को जब हम क्लीन कर लेते हैं किसी भी एसेप्टिक सोल्यूशन से और एरिया मार्क कर लेते हैं, या हम एटलीस्ट ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं कौन सा एरिया हमने वहाँ पे इसको यूज़ करना है, तो वहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट एक ब्रिक जो है वो 1 सेंटीमीटर एरिया पे कवर करता है। एक तो मैनुअल मेथड है जिसमें हम सिरिंज के साथ इसको इंजेक्ट करते हैं, दूसरा आजकल ऑटोमेटिक गन्स भी यूज़ होती हैं, पीआरपी गन जिसको हम कहते हैं। उसको ऊपर सिरिंज को लोड करके वो खुद को उसको थोड़ा थोड़ा उसका जो उसको हम इंजेक्ट करते रहते हैं वहाँ पे। तो ये सारा प्रोसेस आमतौर पे 30 मिनट से लेके 1.5 और 1 आवर तक ले जाता है। अब इसके बाद क्या एहतियात है, मरीज अक्सर हमसे पूछते हैं कि हमने पीआरपी करा ली है तो अब हमें फर्दर क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हमें करनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हम पेशेंट से कहते हैं कि आपने, अगर आपको पेन है तो पेन किलर लेनी है, और आपने दूसरा ये है कि रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी, ट्रैवल नहीं करना, और अपना हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर रखना है। ऑलमोस्ट 24 आवर तक हम उसको कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा अपने जो फेस से हेड को इसको टिल्ट नहीं करना, ताकि ये जो प्लेटलेट हमने इसके अंदर इंजेक्ट किया था वो आई की साइड पे, ब्रो की साइड पे, फेस वाली साइड पे बहुत ज़्यादा ट्रिकल ना करें, वहाँ पे अपनी असल जगह पे ही रहें। फिर उसके बाद हम पेशेंट अक्सर हमसे पूछते हैं कि हमने पीआरपी करा लिया, नेक्स्ट हमें कब दोबारा आना चाहिए, ये उनके सेकेंड टाइम के लिए। तो उसमें डिपेंड करता है, लेकिन जो मिनिमम टाइम है उसमें हम 4 वीक्स से 6 वीक्स, आमतौर पर 45 डेज के बाद ही इसका इफेक्ट आना शुरू होता है। तो 4 से 6 वीक्स के बाद सेकंड सेशन के लिए उसको बुलाते हैं, जो बालों के लिए हम कर रहे हैं, हेयर फॉल के लिए जो पीआरपी थेरेपी कर रहे हैं। तो उसमें मल्टीपल फिर सेशन हो सकते हैं एवरी 4 to 6 वीक्स, जब तक कि हमें डिजायर्ड इफेक्ट नहीं आ जाता। एक तो ये इंडिकेशन हो गई पीआरपी की, जिसके बाल गिर रहे हैं या गिरने जा रहे हैं या वीक है उसके लिए। दूसरा ये, अगर एक किसी क्लाइंट का, किसी बंदे का हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद जो हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान भी पीआरपी इंजेक्ट की जाती है, और इवन कभी 1 वीक के बाद, 2 वीक्स के बाद, 3 वीक्स के बाद जब अभी ग्रोथ हो रही होती है तो उस वक्त भी हम उसकी ग्रोथ को ऑगमेंट करने के लिए हम पीआरपी इंजेक्ट करते हैं। तो हमने ये देखना होता है कि पीआरपी कौन कर सकता है, मतलब हम एक आदमी को कैसे पता चलेगा कि जो मेरी पीआरपी कर रहा है क्या वो मेरे लिए सूटेबल पर्सन है कि नहीं।
इसमें सर्टिफाइड जो प्लास्टिक सर्जन है या डर्मेटोलॉजिस्ट है या कॉस्मेटिक सर्जन है वो पीआरपी कर सकता है और वो इस चीज़ के लिए सूटेबल है। और जब पीआरपी, एक तो ये हमने बता दिया कि बालों के गिरने के लिए है या गिर गए हैं, दूसरा सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के लिए, और भी इसकी बहुत सारी इंडिकेशन है जहाँ इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर किसी पेशेंट के फेस में बहुत ज़्यादा रिंकल्स बन रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं एज के हिसाब से, या स्किन का कलर बेहतर नहीं है, तो उसके लिए भी पीआरपी की जाती है, जिसको हम फेशियल रिजुविनेशन कहते हैं, इनके फेस की खूबसूरती के लिए। उसमें भी प्रोसीजर भी सेम है और उसमें बनाने का तरीका भी सेम है, ड्यूरेशन भी सेम है और रिपीट सेशन भी सेम है। और तीसरा ये है कि इसको हम आजकल ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, ताकि वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है, तो ये लगाने के बाद वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, जो सोजिश है वो कम हो जाती है पीआरपी के बाद। यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं, जो फैट सेल्स हैं, जो मैक्रोफैट है या नैनोफैट है, ताकि उसकी सर्वाइवल बहुत ज़्यादा हो जाए। बिकॉज फैट सेल्स भी स्टेम सेल्स हैं और पीआरपी की कैपेसिटी होती है कि वो फैट सेल को ज़्यादा देर के लिए सर्वाइव रखें वहाँ पे, इसको स्टेबल रखें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एंजियोजेनेसिस होनी है, न्यूजेनेसिस होनी है और न्यू कोलेजन डिपॉजिट होना है, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी। अदरवाइज अगर फैट सेल वहाँ पे अकेले डाले जाएँ तो उनका सर्वाइवल रेट ये देखा गया है कि कम है एज़ कम्पेयर टू जब इसको कंबाइन किया गया है विद पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के साथ। तो फैट तो बहुत सारी जगहों पे हम यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक भी उसकी इंडिकेशंस हैं, यानी कि खूबसूरती के लिए भी, और दूसरा रिकन्स्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। कहीं पे फिलिंग करनी है, यहाँ पे उसके कलर के लिए या उसकी रिजुविनेशन के लिए, तो वहाँ पे फैट हम यूज़ करते हैं, फेस पे, हेड पे, नेक पे, बाकी और बहुत सारे एरियाज पे, तो उसके साथ हम पीआरपी को भी यूज़ कर सकते हैं। एक और इंडिकेशन है वो ये है कि जब हम माइक्रो नीडलिंग कर रहे होते हैं किसी भी पर्पस के लिए, सपोज फेस के लिए, फेस के रिंकल्स के लिए, फेस की डिस्कलरेशन के लिए या रिजुविनेशन के लिए, तो वहाँ पे जब हम कर रहे होते हैं तो उस वक्त समटाइम्स हम सीरम यूज़ करते हैं और समटाइम्स हम सीरम की बजाय पीआरपी भी यूज़ करते हैं, जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी कहते हैं। उस वक्त उसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे जो माइक्रो नीडलिंग के बाद नया कोलाजन डिपॉजिट होना है, नया टिश्यू आना है, उसकी बेहतर अंदाज में वहाँ उसकी रिमॉडलिंग होती है और नया कोलाजन बेहतर अंदाज में वहाँ पे बनता है और वहाँ पे एंजियोजेनेसिस और न्यूजेनेसिस अच्छी होती है और उस जगह का कलर है, टेक्सचर है, और वो बहुत हद तक बेहतर आता है, और जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं वो बहुत, उसके इफेक्ट बहुत अच्छे आते हैं। ये इसकी एक बहुत डॉक्यूमेंटेड जो इसकी ये समझे कि बहुत इंडिकेशन है वो ये है, विद माइक्रो नीडलिंग के साथ हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को यूज़ करते हैं, उसको उसकी सरफेस के ऊपर हम स्प्रिंकल करते रहते हैं पीआरपी बना के, जहाँ जहाँ माइक्रो नीडलिंग होती जा रही है वहाँ पे हम स्प्रिंकल करते जा रहे हैं, उसके ऊपर स्प्रे करते जा रहे हैं, वो वहाँ से एब्जॉर्प्शन होती जा रही है वहाँ पे उस जगह पे। और अक्सर हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, पीआरपी थेरेपी की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, जो हमने सारी अभी डिस्कस कर ली है, तो इसका इफेक्ट कितना है, क्या ये इफेक्ट प्रूव्ड है, नहीं प्रूव्ड है, या एक्सपेरिमेंटल है? ये एक्सपेरिमेंटल भी है, प्रूव्ड भी है, स्टिल कुछ एनेक्डोटल एविडेंस भी हैं, ये डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो बहुत ज़रूरी है कि इसका इफेक्ट आता है, ज़रूर आता है, क्योंकि ये 100% प्रूव्ड है। कितना आता है इसके ऊपर अभी स्टडीज़ हो रही हैं, कुछ हो गई है, तो इसीलिए इसमें 100% ये बात कहना कि कितना इफेक्ट आता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इफेक्ट आता है, और वो हेयर फॉल के लिए भी है, हेयर रीजनरेशन के लिए भी है, और रिजुविनेशन के लिए है, बाकी फैट के साथ जो हमने कहा उसकी, ताकि एब्जॉर्प्शन को कम रखें और उसकी सर्वाइवल को ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो भी उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है। सो ये आज का हमने ये सारा ऑलमोस्ट कवर कर लिया, जिसमें हमने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को बनाने का तरीका, उसकी होता क्या है, कौन से फैक्टर्स होते हैं, इंडिकेशंस क्या हैं, और सारी इंडिकेशंस को हमने इंडिविजुअली तौर पे भी डिस्कस कर लिए, और इसके नुकसान क्या है। एक कॉस्ट का हमारा रह गया था, वो ये है कि कॉस्ट डिफरेंट है, डिपेंड करती है किस सेक्टर में, किस कंट्री में, किस रीजन्स में, और कितने क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस बंदे से ट्रीटमेंट करानी है, और एरिया कितना
है ये वेरी करता है। ये हर डॉक्टर्स का, कंसल्टेंट का, स्पेशलिस्ट का डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन हिज कि वो किस इंस्टीट्यूशन में या किस हॉस्पिटल्स में काम कर रहा है या किस कंट्री में काम कर रहा है।